सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और स्टूडियोज़ में जुल्करनैन इकबाल हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पोंडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। एहतिशाम अब्बासी ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कवर करते हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं। और इसके अलावा पेशावर से हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब ज़ाहिर शाह शिराज़ी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और आज जो हमारे मौज़ूआत हैं, एक तो बहुत सारी एक्टिविटी है कानूनी यहाँ पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, और फिर इसके अलावा जो चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शहर में, उनके एजाज़ में भी तकरीबात 10 साला जो सी पैक की तकरीबात हैं उसके लिए वो आए। जो तीसरा अहम इशू है वो बाजोड़ में होने वाला हमला जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे पर, जिसमें 54 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं और भी बड़े ज़ख्मी हैं। कल ये जलसा हुआ, धमाका हुआ जलसे के बीच में, और बहुत ही खौफनाक मनाज़र वहाँ पर नज़र आए। बड़ा तकलीफ़ दे वो मनाज़र थे। ज़ाहिर शाह से पूछेंगे उनकी तफसील, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो इस्लामाबाद में इस वक्त जो ख़बर चल रही है, जो बात चल रही है, जो मुस्लिम लीग नून के करीबी लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगले 72 घंटों में पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनको हम नाअहल करवा देंगे और वो सज़ा याफ्ता भी होंगे, नाअहल भी होंगे। हम ये चाहते हैं कि जब निगरान हुकूमत का इरा शुरू हो तो उसमें जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो इंतखाबी अमल से बाहर हों। आज पूरा इस्लामाबाद बंद था, बैंक्स बंद थे, आज मार्केट्स बंद थीं, आज बहुत सारी जगहें जो हमेशा खुली होती हैं वो बंद थी। सिर्फ एक जुडिशल कम्प्लेक्स खुला था और उसमें भी एक अदालत भरपूर अंदाज में काम कर रही थी, और वो थी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत, और उसमें मुल्ज़म थे पीटीआई के चेयरमैन। और वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बहस हो रही थी, जज साहब कह रहे थे कि बस आज सेक्शन 342 के तहत आपका स्टेटमेंट हमने लेना है। अता तारड़ भी वहाँ पर अपनी पूरी जो उनकी फ़ोर्स है, ब्रिगेड है, उसके साथ मौजूद थे। भरपूर उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला और बहुत जितना बुरा भला वो कह सकते थे पीटीआई चेयरमैन को, उन्होंने ये बात कही। एहतिशाम अब्बासी साहब वहाँ पर थे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एहतिशाम साहब, हर शय बंद थी और एक और बड़ी अहम बात हुई है। 1 अगस्त जो है वो छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं अदालत में, और जो रोस्टर पहले आया था उसमें जनाब हुमायूं दिलावर साहब वो 1 से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें थोड़ी तरमीम हुई, थोड़ा तब्दील शुदा रिपोर्टेडली जो रोस्टर आया है उसमें 5 तारीख़ तक हुमायूं दिलावर साहब काम करेंगे। और गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को सारे केसेस लगाए हैं। बीच में ये 3-4 दिन का जो गैप है, नून लीग वाले ये कहते हैं कि जनाब हम तो अब बिल्कुल उनकी जो नाअहली है पीटीआई चेयरमैन की, अब उसको वो रोक नहीं सकता। और मैं कुछ व्लॉगर्स को भी देख रहा था, कुछ मैं ब्लॉग्स भी मैंने सुने जिसमें ये कहा जा रहा था कि सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं और अब कहीं से मदद नहीं आएगी और अब जो नाअहली है वो होके रहेगी। आप बताइए क्या माहौल था, क्या गुफ्तगू थी और क्या होने जा रहा है? समी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन पीटीआई 4 घंटे तकरीबन अदालत में बैठे रहे, और उस दौरान जो है ख्वाजा आरिफ ने जो तमाम जो बहस होती रही है वो इसी चीज़ पे होती रही है कि 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड ना किया जाए। उसकी वजह ये भी है कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, बल्कि उन्होंने ये वहाँ पर कहा कि जज साहब को कि मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि एक केस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसको यहाँ पे सुना जा रहा है।
लेकिन जज साहब की तरफ से यही था कि आज जो है ये बयान रिकॉर्ड होगा। अलबत्ता जो है वो इस चीज़ में कामयाब हो गए कि ये तारीख कल तक चली गई है, और कल का जो मैं आपको बताता चलूँ तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं अदालतों में। अब हमने देखा है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया अदालतें कवर करते हुए, ट्रायल नहीं होते छुट्टियों में, लेकिन वो एक जो रोस्टर में जारी हुआ था उसमें जो जजेस की ड्यूटीज़ लगी थी तो उसमें हुमायूं दिलावर का नाम नहीं था। अब जो उसमें तरमीम हुई है उसके बाद जो नया जो ड्यूटीज़ आई हैं उसमें उनका नाम आ गया, और 5 अगस्त तक उनका नाम है। तो मतलब 5 अगस्त से पहले इसका फ़ैसला आना है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, अता तारड़ साहब से भी हमारी जो बात हुई है, वो बड़े इस चीज़ में पुरज़म है कि 5 से पहले ये फ़ैसला हो जाना है। बल्कि उनका ये कहना था कि मुहर्रम की छुट्टियों से पहले ही ये हो जाना था, लेकिन लेट हो गया। अब जो है आज की जो कार्रवाई है उस पूरी कार्रवाई जो है वो एक ही चीज़ पे फोकस है, वो 342 का जो बयान है। अगर वो हो जाता है तो इसमें कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फैसला जो आना है वो सबको पता है। अलबत्ता जो वहाँ पर अंदर जो चेयरमैन PTI की जो वकला की टीम है उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ताकि इसको छुट्टियों के बाद सुना जाए, लेकिन ये उनकी सदा मुस्तरद हुई है। कल तक ये केस किया, और कल इस केस पर दोबारा जो है समाअत होगी, और चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है, और इसमें जो है कल जो है चेयरमैन PTI आएंगे और उनका 342 का जो है बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता जो है कल से छुट्टियाँ भी हो रही हैं। अब जो कल की जो समाअत है उसके हवाले से तो हम कल ही बताएंगे। आज की जो समाअत है अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा सा ये मेरे सामने सवाल व जवाब पड़े हैं कि जिसमें जज साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने ये कहा है कि ये बयानात मुझे दिए गए हैं सारे, जो भी जिन पर बात होनी है, और सवालात भी 35 हैं। मैं कोई वकील नहीं हूँ, मुझे इनको देखना है, इनको जवाब देना है। तो जज साहब कहते हैं कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है, और ख्वाजा हारिस साहब चाहें तो एक एक सवाल आपको बता सकते हैं और समझा सकते हैं। ख्वाजा हारिस, इंतज़ार पंचोता और शेर अफजल साहब के होते हुए आपको क्या फ़िक्र है? आपको तो कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, बस फटाफट जवाब दें आप। ये मैंने आपको दे दिया सवालनामा। तो चेयरमैन PTI ने यह कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं सियासतदान हूँ, एक आम आदमी हूँ। ये 35 सवाल हैं, मैंने पहले इनको पढ़ना है और फिर उसके बाद मैंने उनका जवाब देना है। इन वकीलों ने तो जवाब नहीं देना। तो जज साहब कहते हैं कि आपके साथ आपकी टीम ज्यादती कर रही है, जो आपको ये कह रही है कि आप टाइम ले लें। तो बस आप फौरी तौर पे ये अभी ख्वाजा हारिस साहब आपको एक एक करके जवाब बताते हैं, आप बता दें ताकि मेरा काम भी आसान हो, ताकि मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। तो आपको क्या लगता है, जवाबात के बाद पहुंचेंगे किसी नतीजे पर एहतशाम साहब? जी बिल्कुल, ये जवाबात ही हैं। जी जैसे ये जवाब दे दिए गए, आप जवाब जो मर्ज़ी दे दें, फ़ैसला जो आना है वो तो आना ही है। और उसमें क्लियर चीज़ है कि चेयरमैन PTI को जो आज भी देखा गया 4 घंटे उनको अदालत में बिठाया गया है, और उनको 1 घंटे का जो टाइम दिया गया था सोचने के लिए कि आप सोच लें कि आपने 342 का बयान आज यहाँ पर जमा करवाना है या नहीं करवाना। उस हवाले से उन्होंने अदालत में खुद उठ के बताया। बल्कि वहाँ पे एक चीज़ और भी हुई कि जज साहब ने ये जुमला बोला कि आप क्यों डरते हैं तोशाखाना केस से। तो चेयरमैन PTI ने उठ के कहा है कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इन सवालों के जवाब के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि आशूरा था, आशूरा में वो जवाब तैयार नहीं कर सके, लेकिन अदालत ने उनको बिल्कुल वक्त नहीं दिया। कल का जो वक्त हुआ है वो बड़ी मुश्किल से हुआ है, और कल जो है ज़ाती हैसियत में उनको तलब किया गया है, और उनसे तमाम वो जवाबात अदालत के अंदर लिए जाएंगे। जज साहब का अगर ओवरऑल कंडक्ट देखें तो वो बड़े ही ज़बरदस्त जज हैं। उनके जो जितने भी फैसले हैं केसेस के हवाले से, वो बड़े अच्छे उनके फैसले। आज आपकी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे कहीं? जी, वो जज साहब से तो हमारी डेली मुलाकात होती है, लेकिन ये है कि उनके जो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जज साहब नून लीग के कैंप से कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा, जज साहब ने फिर आपसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे कोई चीज़ इशारा दी है? ऐसा हो सकता है? मुलाकातें तो आपकी होती रहती हैं ना? हाँ, देखें जज साहब जो उनका देखें ज़ाती जो कंडक्ट देखा जाए तो बहुत एक बेहतरीन और लायक जज हैं। तो उस हवाले से हम क्लियरली ऐसी कोई चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि केस कानूनी तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं। अलबत्ता चेयरमैन PTI के केस पे फोकस बहुत ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है, और नून लीग की जो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह से क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है तो एक तरह से प्रेशर ज़्यादा है उन पर जज साहब? जी कह सकते हैं। हालांकि जज साहब ये प्रेशर लेते नहीं है, लेकिन इस केस में कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने जो नून लीग की जो टीम है वहाँ पर अता तारड़ साहब मौजूद थे, तो वो इतने पुरज़म है और उनको पता है कि इस केस में चेयरमैन PTI को नाअहल करवाना है। और जो
सेफर वाला केस है उस पर पार्टी को बैन करवाना है। तो मैंने आज उनको एक सवाल किए, तो वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने उनसे अता तारिक साहब से पूछा है कि अगर चेयरमैन PTI नहीं है इसमें इलेक्शन में, तो फिर आपको इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बता दें ये सदर है, ये वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि आपके मुखालिफ पार्टी तो कोई है ही नहीं। तो उस हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त मुझे जवाब दिया, बल्कि बहुत गुस्सा भी किए। तो अलबत्ता ये है कि क्या कहा उन्होंने, आप बताइए। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना खुद ही जज बन गए हैं, आप खुद ही वकील बन गए हैं, और मुझे ना उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हालांकि मैंने एक रूटीन की बात की है कि एक मुखालिफ पार्टी आपकी इलेक्शन में है ही नहीं, तो आवाम का इतना पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नामजद कर दें ये बंदे। तो फिर उन्होंने इंज पूरा जाके हाँ पता नहीं कितने हाथ रख देता है। अच्छा इत्तेशाम ये बताएं, तो नहीं मारी आपको। इत्तेशाम ये बताएं कि कहीं आपको पहले दिन से आप ट्रायल कवर कर रहे हैं, जब ये जफ़र इकबाल साहब के पास था तब भी, उसके बाद से आप हुमायूं दिलावर साहब को भी, आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब अचानक किसी आर्गूमेंट्स के दौरान ख्वाजा हारिस साहब को ये कहते हैं मुकाओ यार मैं फैसला भी लिखाना है, या मुकाओ में जो लिखा फैसला वो अनाउंस करना। वो कह रहे हैं कि 35 सवालों के जवाब आपको देने की क्या जरूरत है PTI के चेयरमैन को, जिस स्पीड से ये ट्रायल हो रहा है, जिस स्पीड से अब जो लग रहा है, क्योंकि 2 अगवान थे, उनके बयानात कलम बंद हो गए। चेयरमैन PTI का जो 342 का जो है जवाब, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, उस हवाले से ऐसा लग रहा है कि इसका फैसला बहुत जल्द आना है। और आप देख लें कि ड्यूटी जज जो है उस दोबारा तब्दीली आना, और फिर 5 अगस्त का टाइम, तो 5 अगस्त का मैंने जो वहाँ पे आते हैं इलेक्शन कमीशन की टीम, नून लीग की टीम आती है, तो उनका कहना था कि 5 अगस्त से पहले ही फैसला हो जाएगा। और आप बिल्कुल, क्योंकि हमें उनको पता है बोल के, तो पता नहीं वो हमें क्या समझते हैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि आप ठंडे पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा क्या होएगा, ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे पड़, अच्छा अभी आप गर्म हैं तो लग रहा। अच्छा वो उनको ये बता दीजिएगा कि 342 का बयान जब हो जाता है उसके बाद फिर वकला के फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, और ख्वाजा हारिस साहब ने सिर्फ नैब में जो तरमीमी केस था उसमें 28 समातों में अपने दलाइल जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से अदालत ने उनसे मुकम्मल करवाए थे। पनामा केस में भी जज को 2 दफ़ा टाइम सिर्फ इसलिए लेना पड़ गया था कि ख्वाजा साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हो रहे, उनको शायद अभी ख्वाजा साहब का अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल 5 अगस्त के बाद भी ड्यूटी रोस्टर नया आएगा, उसमें भी दिलावर साहब होंगे, आपने घबराना नहीं है बस। अच्छा एहतिशाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्वेशन है जुल्करनैन की, इनसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बातें करनी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से। एक मौके पर हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब को आज कि यहाँ जूनियर वकील भी हैं, आप ईमानदारी दिखाएं। ख्वाजा हारिस साहब उन्हें कहते हैं कि मैं ईमानदारी दिखा रहा हूँ, जिस पर फिर ये कहा हुमायूं दिलावर साहब ने आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, कुछ और दिखा रहे हैं। ये क्या मामला था? ख्वाजा हारिस बड़े एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं और कभी उनकी आवाज़ भी ऊंची नहीं होती आर्गूमेंट्स के दौरान, तो ये क्या मामला चल रहा था? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े सख्त वर्ड्स हैं, ईमानदारी दिखाएं, इसका मतलब है आप बेईमानी से काम कर रहे हैं, तो ये क्या मामला था? ये इसकी 2 वजह। एक तो ये है कि जब भी ख्वाजा हारिस बात करते हैं तो बीच में इलेक्शन कमीशन के जो जूनियर वकील हैं, क्योंकि ख्वाजा हारिस बहुत बड़ा नाम है, सीनियर हैं, तो बीच में इंटरप्ट करते हैं और हमेशा उनको बीच में कोई ऐसी बात करते हैं कि उनको गुस्सा आ जाए। और दूसरी बात ये है कि जो जज साहब की जो स्पीड है वो देख के, जिस तरह वो 342 के बयान पे, गवाहों पे, उसके अलावा जब केस काबिल समात होना या ना होना, उस पर हाई कोर्ट ने जब इनको भेजा कि दोबारा इस केस को सुना जाए, तो उस केस को बहुत स्पीड से सुना गया और बड़ी जल्दी उसका फैसला हुआ। वो कि ये जज साहब का है कि वो हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन इस केस में जो है फ़ौरी फैसला हो गया। 7 दिन का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन उन्होंने वो 7 दिन नहीं उनको दिए, उससे पहले ही फैसला कर दिया और उनको काबिल समात करार दे दिया। तो इस हवाले से ख्वाजा हारिस मुसलसल देख रहे हैं कि वो जो बात करते हैं अदालत के अंदर उसकी उस तरह से वैल्यू नहीं की जाती, तो वो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं। तो जज साहब ने भी उसके रिस्पांस में ये कहा है कि आप जो है, जो मैं आपको कहता हूँ वो थोड़ा आपस में उनकी थोड़ी सी हल्की सी तलखी कह लें। अच्छा नहीं इत्तेशाम, एक और बात बताएं, चेयरमैन PTI को तो 1 घंटे का मोहलत दी उन्होंने कि आप सोच लें अपने बयान रिकॉर्ड कराना या नहीं, लेकिन जो बयान आज मुलतवी करने की दरख्वास्त थी उस पर दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने खुद कितनी देर सोचा फैसला लिखवाने से पहले, या डायरेक्ट ही शुरू हो गए थे? नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली फैसला लिखवा दिया, मतलब अच्छा खुद जैसी बात हुई फौरी फैसला लिखवा दिया उन्होंने। अच्छा उमूमन तो जज सोचते हैं ना दोनों साइडों के आर्गूमेंट सुनने के बाद कि यार मैं किसी चीज़ें पे पहुंचा हूँ, फौरी लिखवाने का जो मतलब होता है कि फैसला तैयार था, माइंड मेकअप था ऑलरेडी। हाँ जी, नहीं वहाँ पे मौके पे और प्री मेडिटेटेड माइंड के साथ तो जज बैठ ही नहीं सकता अदालत में। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा जुल्करनैन, अब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी थे जब जस्टिस या अफरीदी और मुसरत हिलाली साहबा के बेंच ने ये वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको रेफ़र किया था और कहा था कि तमाम जो केसेस हैं उनको यकजा करके आप ASAP जितनी जल्दी आप
इसका वो कर सकें फ़ैसला। तो इससे पहले ख्वाजा साहब जो थे, ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब, वो आती थी, दरख्वास्त होती थी, काज लिस्ट हो जाती थी मनसूख, क्योंकि वो बीमार थे। तो ये इन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन फिर उसके बाद अब ये जुमेरात की तारीख दे दी, आज कास्ट लिस्ट फिर मनसूख कर दी गई। तो स्पिरिट जो थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब उसके मुताबिक एक्ट कर रहे हैं, या अभी भी जिस चीज़ पर ख्वाजा हारिस ने और चेयरमैन PTI के वकला ने इतराज़ उठाया था वो वैसे ही आपको नज़र आ रहा है? देखिए, 4 दरखास्तों का जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर शीट में, उनके नंबर भी बाकायदा ख्वाजा हारिस साहब ने लिखवाए थे और वो नंबर ऑर्डर के अंदर रिप्रोड्यूस्ड हैं। उस दिन जो फिक्स हुई हैं वो चारों नहीं थी। अब जो दरखास्तें फिक्स हुई हैं, मेन उनका कंटेंशन यही था कि जैसे कोर्ट ने भी कहा था की फैक्ट क्वेश्चन तो यही है कि मेंटेनेबल भी केस है या नहीं। उसके ऊपर भी बात तो ख्वाजा हारिस साहब ने की थी, लेकिन वो स्टे मांगते रहे, जो उनको नहीं मिला था उस पर नोटिस हो गया था। इनफैक्ट स्टे की दरखास्त पे भी जो आज मुकर्रर थी, लेकिन क्योंकि ट्रायल नीचे मुकम्मल होना है तो आज जो आमिर फ़ारूक साहब आज अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। अब वो ख्वाजा साहब जब सामने आएंगे, मीन्स के जब जुमेरात को जब वो आएंगे, वो केस सुनेंगे, तब तक नीचे पता नहीं क्या पोजीशन होती है। तो जो 4 दरखास्तें उसी दिन मुकर्रर होनी चाहिए थी, वो अब जुमेरात को जाके हो रही हैं, वो उससे पहले नहीं हो सकी थी। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कुछ टाइम लाइन नहीं दी थी कि इतने दिन में फैसला करें। रीज़न ये है कि हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की वो मातहत नहीं है डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट उससे उस अंदाज में डायरेक्शन नहीं दे सकती कि इसको इतने दिन में करें, ट्रायल कोर्ट को दी जा सकती है। नहीं, मैं सवाल मेरा और है, डायरेक्शन की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है वो एक किसी भी ऑर्डर की एक स्पिरिट भी होती है, और जो आपका कंडक्ट है वो बताता है। बाइंडिंग भी था हाई कोर्ट पे, अच्छा, जब वो नहीं किया तो ये चीज़ जो PTI चेयरमैन के वकील हैं उनकी मदद, उनके आर्गूमेंट में ये मददगार होगा किसी तरीके से? कोर्ट के माइंड में ये बात जाएगी कि ये बात सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो वैसे नहीं मिल रही? एग्जैक्टली वो तो अब देखिए हाई कोर्ट में वो तो नुकता उठाएंगी कि आपने ये नहीं किया। वो आमिर फ़ारूक साहब उसको कितनी पजीराई देते हैं वो तो नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सपोज करें डायरी नंबर तो लग गया, कल समाअत के लिए या परसों हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ मददगार होगी ये चीज़, ये डिले जो है? समीर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है हाई कोर्ट में, उसको उनको बेल मिल रही थी तो DB ने सस्पेंड कर दिया ऑर्डर। उसके खिलाफ 25 जुलाई से वो चैलेंज हुआ है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो फिक्स नहीं हुआ। उसको भी नंबर सेम डे लग गया था। रूटीन में अपीलों को सेम डे नंबर लग जाता है। आपको लगता है कि आपका मतलब है कि पहिए नीचे से कुछ रुक गए, साहब की जरूरत है, वो जो पहिए लगाते हैं वो एक्सपर्ट है हर किस्म के पहिए लगाने में। तो वो सुप्रीम कोर्ट में आज अभी इस वक्त तक, क्योंकि अब सुबह अगर होना हो तो अभी तक लिस्ट आ चुकी होती या कोई हलचल होती। मैंने ऑफिस से भी चेक किया, जो कंसर्न विंग्स हैं जिनसे चीज़ फ्लोट होती है, आगे जाती है मार्क होकर, फिर उन्हीं चैनल के जरिए नीचे आती है, उन्हीं ऑफिस को जो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से किसी जगह भी कोई मूवमेंट नहीं थी अभी आपके प्रोग्राम से पहले तक मैंने लास्ट चेक किया। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कल फिक्स की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है, टेक्निकली वो मुस्तरद हो गई। अच्छा, अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी बात करेंगे, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब से इस मुकदमे पर भी बात करेंगे, और जो बाजोड़ का जो अलमनाक वाक़या हुआ है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम पाकिस्तान की अदालतों में जो जंग हो रही है कानूनी, उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। इससे बेशतर कि मैं बाजोड़ की तरफ जाऊं और शिराजी साहब से हम पूछें। सुलकरनैन, आज जब मैं देख रहा था, टिकर्स वगैरह चल रहे थे कि चेंबर में जाके जो PTI के वकला हैं उन्होंने अपना मुकदमा प्लीड किया, डायरी नंबर तो लग गया, लेकिन अभी समाअत के लिए नहीं मुकर्रर हुआ। देखिए समीर साहब, चैम्बर में कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्या मतलब? मैं तो देखा सारा चैम्बर में मुलाकात। नहीं, कोई चैम्बर में मुलाकात नहीं हुई। अगर जिसने भी टिकर चलाए हैं गलत चलाए हैं, क्योंकि जो बैरिस्टर गोहर थे अपने एसोसिएट के हमरा बेंच नंबर 1 में, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दीगर अपने जजेस के साथ रूटीन के केसेस की समाअत कर रहे थे, वहीं पे वो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह हमने तोशा खाना में अपील दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आज अवेलेबल नहीं है, उन्हीं का ऑर्डर हमने यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है।
हम दोबारा आज हाई कोर्ट से स्टे हमें इसलिए नहीं मिल सकता कि चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है जो केस सुन रहे थे। आपको जो अपील दायर की गई हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया हुआ है उसके ऊपर आप आज ही इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो ये बात ओपन कोर्ट में हुई थी। बाज़ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो अब खुलफा हो चुके हैं, जो ग्राउंड से बाहर बैठ के दौल पेज का बता रहे होते हैं, वो लात फाड़ हो या बाँ खलीफे, आपका मतलब खलीफे। तो वो खलीफे जो साहिबान ने उन्होंने खाली हमारे जो टिकट्स थे वो देखे कि चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात और ये इस्तदा कर दी, तो वो उसे ये समझे कि शायद ये चैम्बर में ही, हालांकि हमने चैम्बर का लफ्ज़ टिकट में लिखा नहीं था। आप भी बड़े आपने फंसाया असल में उनको, समझने घेर के मारा उन्हें, लेकिन वो हमारे नरगे में आ गए। कॉपी नहीं है उन्होंने टिकट्स, व्हाट्सएप पे वहाँ पे नहीं होते? नहीं, खुद नहीं होते। अच्छा सही। वो तो वो आते हैं एंड टाइम में खाली तबसरे तजिए कर रहे हैं या कोई कुछ लोग इधर तुम्हारे तरफ भी इस किस्म के लोग हैं। आप भी माशाल्लाह कोर्ट रिपोर्टर्स के सदर हैं इधर, जो सेशन कोर्ट्स और ये वो सारा, उधर भी कुछ खलीफे तो होंगे। खलीफे तो हर जगह पे हैं, हमारी तरफ तो ज़्यादा हैं। अच्छा, और वो अब लाजमी बात है, वो हम नाम इस तरह से नहीं ले सकते, लेकिन खलीफे बहुत हैं, बड़ी तादाद में। चलें ठीक है। अच्छा, अब हम ज़ाहिर शाह शिराजी की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर शाह साहब, वाक़े पर मैं आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन ये बयान फरमाइए, ये जो नाअहलियत है तोशाखाना केस में, बड़ा इसमें PDM की हुकूमत ने बड़ी कैंपेनिंग की है और बहुत मुसलसल अता तारड़ रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू भी करते हैं। आपको लगता है कि जिस तेज़ी से ये केस चलाने की कोशिश की जा रही है और अब बिल्कुल नज़र आ रहा है कि शायद जो फ़ैसला होगा वो अभी से, अगर फ़ैसला होने से पहले पता चल जाए कि फ़ैसला क्या हो सकता है और वही हो, तो फिर लोग उसको बहुत ज़्यादा, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो फिर क्वेश्चन मार्क है। उधर KPK में क्योंकि एक बड़ा गढ़ है ये तहरीक इंसाफ का, क्या आपको लगता है लोग इस सज़ा को मानेंगे, तस्लीम करेंगे इसको? देखिए समी साहब, रिएक्शन हमने पहले भी देखा, जो वसीम और आप शुरू कर रहे थे और अता तारल की बात आपने बार बार की, तो पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं जब सियासी फिल्म रिवाइंड होती है तो वो किस तरीके से होती है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अता तारल साहब अगर इसको बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि साल 2 साल बाद अगर जब फिल्म रिवाइंड होगी तो फिर क्या होगा। तो पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस किस्म की एक सियासत है वो बिल्कुल इंजीनियर्ड और पपेट सियासी निज़ाम है, जिसको कंट्रोल कोई और करता है, स्ट्रिंग्स कहीं और होती हैं। हो सकता है कि हवा इनके हक में हो इस वक्त, तो वो बिल्कुल दावे भी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो मेरे ख्याल में देखिए यहाँ ओवरऑल लीडरशिप इंटैक्ट है तहरीक इंसाफ की, और वर्कर भी इंटैक्ट नजर आता है। और अब तो बाकायदा हम देख रहे हैं कि रीग्रुपिंग भी हुई है, काफ़ी हद तक जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया इन्होंने पार्टी को। और अगर वाकई इलेक्शन होते हैं और फेयर एंड फ्री होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में शायद नहीं होंगे, उसकी वजह ये कि केयर टेकर सेटअप जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो कौन सा कोई आप समझते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर सेटअप है। अभी मैंने आपको एक मैसेज भी भिजवाया था, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। कुछ इत्तलात ऐसी आ रही है, तस्दीक मैं नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनाब आप जो है वो जो बात हो रही थी कि केयर टेकर, ये आपकी खबर, ये इन्फॉर्मेशन सही है, लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने KPK में केयर टेकर को कि आप बहुत सारे जो वुज़रा हैं आप उनको, जी बिल्कुल आपकी ये खबर सही है, रिमूव करें। हाँ जी बिल्कुल। चले फिर वो उसके अंदर अब कुछ दिन पहले तो बल्कि आप सूबाई केयर टेकर हुकूमत ने हमें एक नोटिस भी भेज दिया कि आपकी खबर गलत है कि मिनिस्टर्स को नहीं तब्दील किया जा रहा है, कि बहरहाल आपने तस्दीक कर दी। तो ये जो सियासी PDM की गवर्नमेंट की यहाँ पे वो उससे बिल्कुल आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं है। यही वजह है कि अब आप दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि एक ऑब्जेक्टिव फेज है केयर टेकर सेटअप का, तो आप टेक्नोक्रेट की एक जो है नया सेटअप ला रहे हैं जो फ्री एंड फ्री इलेक्शन करे। लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सजा का ताल्लुक है, अगर देखिए फैसला किया गया है कि सजा देनी है और आपने रिंग के अंदर एक जो फाइटर है उसको हाथ पांव बांध के लिटाना है और दूसरे को कहना है आपने ये फाइट जीत ली है, तो मेरे ख्याल में शायद जो इस वक्त PDM जमाते हैं वो इसी बेसिस के ऊपर एक्सपेक्टेशन रख रही है कि उनके लिए ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन देखिए कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल आपने जो सही फरमाया आपने, जैसे आप रिवाइंड करने की बात कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि बाजोड़ में इतना अलमनाक वाक़या हुआ, 54 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और मौलाना फजलुर रहमान दुबई चले गए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त। मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े तो नहीं कह सकते, कुछ हकीकतें भी हैं। जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि CTD ने और हमारी बात की हुई वहाँ के जो ऑपरेशन के इंचार्ज हैं शौकत अब्बास साहब, उन्होंने तस्दीक की कि जनाब वो पहुँच गए हैं कि हमला किसने कराया और लोग भी डिटेक्ट हो गए।
इसमें दो बड़ी अहम बातें 2019 के को अगर हम जाएंगे तो JUIF और जो दाइश है या ISS है उसके दरमियान एक किस्म की जाती जो है ना वो जंग भी चल रही है और वेरी मच एक्सपेक्टेड था कि कबायली इलाकों के अंदर इस किस्म का हमला हो सकता है JUIF के ऊपर और बार बार ये लेकिन ज़ाहिर शाह मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, इतनी जल्दी, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और इतनी जल्दी हमारी CTD और इन्वेस्टिगेटर पहुँच गए हैं, तो मुझे तो वो लतीफ़ा याद आ रहा है जब वो 3 थानेदार बैठे हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के और वो कह रहे थे कि हम कितनी जल्दी सुराग लगा लेते हैं, तो पाकिस्तानी ने कहा आप पता नहीं कितनी देर के बाद की बात करते हैं, हमें तो जुर्म होने से पहले पता होता है कि यहाँ पे अभी चोरी होनी है। तो मुझे वो बात याद आ रही, 24 घंटे में पता भी चल गया कि ये किसकी लड़ाई है, कौन है, कैसे है। ये अकल मानती है इस बात को? देखिए इसमें ज़रा बैकग्राउंड है सभी साहब, आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के सेटअप के अंदर ये चीज़ें वाकई आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये वाक़या ज़रा कोई तकरीबन 2-3 साल पहले का है। इसमें जो की लीडर हमारे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ज़ाती तौर पे वो बरसरे बेकार रहे हैं ISIS और दाइश के खिलाफ। जब कुनड़ में तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो बाकायदा यहाँ से फाइटर जाके उनके साथ उन्होंने हेल्प आउट किया दाइश या ISIS के खात्मे के लिए। तो एक वो दुश्मनी है। दूसरा 2019 में एक लीडर मारा गया मौलाना गियास साहब, उसके जो 2 कातिल या प्लानर थे उनको पकड़ा और उन 2 दाइश के जो जंगजू थे उनकी हलाकत हुई JUIF के वर्कर्स के हाथों और एक वीडियो भी वायरल हुई 2019-20 के अंदर। उसके बाद 2021-20 के दौरान तकरीबन 19 से ज्यादा जमीयत उलमा इस्लाम के जो लीडरशिप है ट्राइबल एरिया। अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पर, ये सारा आपने मुझे बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है शाह साहब, मेरा आपसे सवाल, शाह साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मुझे ये बताइए कि क्या जो मुबैना सुसाइडल बॉम्बर था उसकी शनाख्त हो गई है? क्या किसी ग्रुप ने, किसी तंजीम ने कोई ज़िम्मेदारी कबूल की है? अब एक माजी है उसका, एक कुछ लोगों का उसकी बुनियाद पर यह अखज़ कर लेना कि ये इस तरीके से हुआ है, पूरी कहानी को उसके साथ जोड़ देना, ये तहकीकाती, मुझे बताइए कि ये कुछ अभी तक पता चल सका? कैसे जोड़ा सारा इस कहानी का सिलसिला आपस में CTD ने? देखिए ये तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है ना, उस पर डाउट हो सकता है, वो सच है झूठ है, जो बैकग्राउंड है वो मैंने बता दिया। ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ खेला जा रहा है। आपके चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेयर हैं, आपके CPEC के इशूज़ हैं, आपके मुल्क के अंदर ज़खायर निकले हैं, तो जो हॉस्टाइल फोर्सेज है जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो तमाम चीज़ें तो करेंगे। अच्छा, अब आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है अभी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखें बड़ा अहम दिन था, 10 साल CPEC के होने जा रहे थे और एक बड़ा हाई प्रोफाइल चाइनीज़ विज़िट था, वो अभी चल रहा है विज़िट। तो इसमें जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उन्होंने इस मौके को चुना और ऐसा एक वार किया कि चाइनीज़ भी इसको समझते हैं, पाकिस्तानी कौम भी अपनी जो हमारी अफवाज हैं और जो हमारे इदारे हैं उनके पीछे खड़े हैं दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पर अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें तो ये जो हमला है ये तो पाकिस्तान के मफादात पर हमला है, ख़ास तौर पर जब हाई प्रोफाइल चाइनीज़ डेलीगेशन पाकिस्तान में है। तो इसको दाइश या JUIF की लड़ाई बनाना ये कुछ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको इसी तरफ आ रहा था कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट तो अपनी जगह पे जाने की बात की है। पाकिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, साथ साथ अगर CPEC रिवाइव होता है और उससे पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो उस पर असर पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर ऐसा है जिसके ऊपर जो है। ठीक है ज़ाहिर शाह, कुछ आपकी जो आवाज़ है, कुछ लिंक है, उसका इशू है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ, वापस आते हैं तो इसी मौजू पर हम बात जारी रखेंगे। मैं सिर्फ ब्रेक पर जाने से पहले इतनी बात कहूँगा, ज़ाती तौर पर जो मैंने चीज़ें देखी हैं ये बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उस पर ये एक हमला है और इसमें पाकिस्तान का दुश्मन है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहता और इसको मकामी लड़ाई बना के पेश करना, मेरा ख्याल है कि हम शायद जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है इस तरह की बात होगी। ये एक बड़ा क्लियर
पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान पर हमला किया है और इस मौके पर हमें अपनी जो फोर्सेस हैं उनकी भरपूर अंदाज में उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि वो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ऐसे मौके पर जब चाइनीज़ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे सी पैक की 10 साला तकरीबात के लिए आए हैं, तो एक होकर हमें इस दुश्मन का मुकाबला करना होगा। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर ताज़ियत के लिए। इसहाक डार साहब भी उनके साथ हैं। इससे पहले वो दुबई चले गए थे अपने साहबजादे के हमरा मौलाना फजलुर रहमान, और ऐसे मौके पर गए जब बाजोड़ में एक इतना बड़ा धमाका हुआ। यहाँ पर तो वो ताज़ियतें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाजोड़ नहीं गए। मुझे ये बताइए ज़ाहिर शाह शिराजी साहब कि ये जो पख्तून कल्चर और ये सारा हम उसको देखते हैं, तो मौलाना साहब को यहाँ पर दावत भी थी, वो तो पहले ही रिफ्यूज़ कर चुके थे, वहाँ पर वो नहीं आएंगे इस वर्कर्स कन्वेंशन में। लेकिन ये कुछ अजीब सा नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं गए बाजोड़ में? आज दूसरा दिन है इस वाक़े का। मेरे ख्याल से देखिए बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है पार्टी वर्कर के दरमियान भी, और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं खफगी पाई जाती है। सिराजुल हक साहब वहाँ पहुँचे, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, तमाम जो सियासी जमातों के लीडर कायदीन है वो जब बाजोड़ गए, लोगों से ताज़ियत की, लेकिन कोई टॉप लीडरशिप नहीं गई। इवन मैं कह सकता हूँ कि प्रोविंशियल लेवल की भी जो लीडरशिप है वहाँ नहीं गई। मौलाना ताउर रहमान साहब जो उनके भाई हैं वो जरूर गए दीर में, लेकिन वो भी बाजोड़ नहीं गए। तो एक वाकई नेगेटिव इम्पैक्ट है और काफी ज्यादा। क्या इसकी क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं? इसकी ये वजह भी हो सकती है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन जाहिर बात है कि जब हुक्मरानी हो रही हो तो हुक्मरान हमेशा अपनी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हैं कंपैरेटिवली वो जो है वो अवाम की जिंदगी को, क्योंकि मतलब अब तो मौलाना साहब हो या जितनी भी रूलिंग जमातें हैं वो तो पाकिस्तान के खवास है, और अशराफिया जब हुकूमत करती है तो उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ती है कि 10-20-30 लोग मर भी जाए। लेकिन बहरहाल जो पहले हम बात करें जो सब शायद लाइन ड्रॉप हो गई, तो ये है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो रिवाइवल है उसको टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ा जो है ना वो खतरनाक सूरत हाल है, और इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है, क्योंकि दाइश और ISIS को जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइजेशन के लिए, वो मेरे ख्याल में आम सपोर्ट नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। दूसरा आप देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर हम इस बात का इंतजार करते हैं कि शायद तालिबान की हुकूमत आएगी और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कायम होगा, लेकिन अब हमें अफगान हुकूमत को भी बड़ा वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अब ये अफगान सॉइल यूज हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को अपने किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो इस वक्त सियासी जमातें जो खेल खेल रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमतें बनाने का और इक़्तिदार हासिल करने का, उन्होंने सोचना होगा कि इस तरीके से अगर अदम इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कबायली इलाकों की तरफ आता है तो ये दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, और मेरे ख्याल में इस दफा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम सर्वाइव करेंगे, तो हमें देखना होगा कि। अच्छा, ये शाह साहब आप बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया है, अफगानिस्तान की सॉइल भी और एक हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, तो इन हालात में तो पाकिस्तान में एक स्टेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है, इंतखाबात के नतीजे में मारज़ वजूद में आए, ना कि ये एक इस तरह की जो अब जैसे पंजाब और KP में निगरान हुकूमतें हैं 90 दिनों के लिए और वो 6-6 महीने हो गए हैं, या मरकज़ में कोई ऐसी हुकूमत बन जाए जो निगरान हुकूमत हो विदाउट एनी मैंडेट, तो उसको तो बड़ा आसान होगा बैनुल-अक़वामी तौर पर उसकी बात को रद्द करना और ये कहना कि आप अपनी लेजिटिमेसी तो पहले दिखाएं ना। बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस इम्पोर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है उसको इंटरनेशनल जो मसाइल है वो बहुत ज्यादा है। आप इस वक्त अगर आपके इंटरेस्ट चेंज हुए, आप एक ब्लॉक से दूसरे में जा रहे हैं, इंटरनेशनल हॉस्टाइल फोर्सेज आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगी। जब आप गवादर डेवलप हो रहे हैं, आपके मिनरल रिसोर्सेज कॉपर के निकल रहे हैं। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेकिंग खबर देना चाहता हूँ कि स्पिन वार्म 1 और स्पिन वार्म 2 कुछ दिनों में आप देखें अनाउंसमेंट होगी कि वहाँ कितने बड़े गैस के जखायर मौजूद हैं जो कि सुई से 1000 गुना ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है इन कबायली इलाकों के अंदर और इन बंदोबस्ती खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अब मेरे ख्याल में पंजाबी माइंडसेट आपको खत्म करना होगा। इस
वक्त नवाज शरीफ साहब पहले सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म हुआ करते थे और आज भी पख्तून ये समझते हैं कि जो PMLN की हुकूमत है वो सिर्फ पंजाब की हुकूमत है। आपको ऐनक उतारनी होगी, ये खिता बड़ा इंपॉर्टेंट है सनी साहब। और उसका बेहतरीन हल यही है ज़ाहिर शाह शिराजी कि आप एक आज़ादाना इलेक्शन करवाएं, फ्री फेयर, जिसमें तमाम को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त हो फोर्सेस को, और फिर जिसको अवाम चुने वो तबका वो हुकूमत करे जो अवाम का हकीकी नुमाइंदा हो, ताकि ये जो एक एतराज़ उठता है या जो एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है या जिसको हम कहते हैं कि एक सोच मुसल्लत कर दी गई पाकिस्तान में, ये तासुर ख़त्म हो और पूरी कौम उस हुकूमत और अपने इदारों के साथ खड़ी होकर दुनिया का मुकाबला करे और जो अग्रेशन पाकिस्तान पे हो रहा है उसको फेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह शिराजी। ख़त्म है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपसे इस मौजू पर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम है। फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम का हक है जो आईने पाकिस्तान देता है, और दुनिया की अक़वाम में उन्हें फिर वो मुमताज़ मकाम हासिल होता है कि जिसमें वो बराबरी की बुनियाद पर दूसरी कौमों से बात कर सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।